कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 सेट बी का उत्तर अथवा सहित है। पूरा डिटेल से समझाया जाएगा, बढ़िया ध्यान से देखिए और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है इनको क्वेश्चन पेपर से ही देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एसआई मात्रक पद्धति का मूल मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नीचे प्रदर्शित चित्र में कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन ये है, सी सही है। इसके बाद अगला देखते हैं। यदि f बराबर 2i इकाई तथा विस्थापन d बराबर -3j इकाई है तो कार्य होगा। तो यहाँ कार्य शून्य होगा, क्योंकि यदि f और d का गुणा करेंगे तो एक में i है और एक में क्या है, j है। i j परस्पर लंबवत होते हैं, तो इसका गुणनफल शून्य होगा, इसलिए यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होगा। इसके बाद छठवां देखते हैं। किसी घर्षण रहित आनत तल के शीर्ष से एक गेंद छोड़ा जाता है तो गेंद की गति होगी। यदि घर्षण रहित है, यदि घर्षण नहीं है तो ये एक तरह का सर्पी गति होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवा, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होगा? तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा। आगे देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, किसी अणु के प्रत्येक कंपन गति गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितनी ऊर्जा का योगदान देता है? तो जब कोई कण कंपन करता है तो उसकी 2 कोटि की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हम 1/2 और kBT, ये जो ऊर्जा संविभाजन का प्रत्येक कोटि की ऊर्जा 1/2 होती है। तो यहाँ पर कंपन करने वाले कण की जो कोटि होती है 2 होती है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये ए नंबर सही होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो चलिए इसका देख लेते हैं। किसी पिंड के खाली स्थान दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये संवेग, यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य जड़त्व आघूर्ण, हालांकि मैं वो वाला भी दिखा दूंगा, फिलहाल अभी सुन लीजिए आप लोग। किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को खाली स्थान कहते हैं, ये प्रतिबल कहते हैं। ये स्थैतिक प्रक्रम जो होते हैं, अर्धस्थैतिक प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होने वाला प्रक्रम होता है। गैसों की विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए इसके खाली स्थान के भी आंसर देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, ये देख लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन हैं ये हैं, पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का ए है, चौथे का ए है, पांचवें का सी है और छठवें का ए है। फिर ये संवेग में परिवर्तन, जड़त्व आघूर्ण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रतिबल, अर्धस्थैतिक, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 जो है देख लेते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी मिलाना है। तरंग संचरण नीतांक, इसका मान ये हो जाएगा कला नीतांक, ये विमाहीन राशि है। अभिकेंद्री त्वरण LT माइनस ये है। स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश का ये है L है। कोणी चाल का ये होता है T-1। सरल आवर्त गति में बल नीतांक, तो ये हो जाएगा ये MT-2। इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। चलिए जोड़ी के भी उत्तर यहाँ से देख लेते हैं। ये जोड़ी का उत्तर पहला का H है, दूसरा का A नंबर है, तीसरा का G नंबर है, चौथा का F नंबर है, पांचवा का E नंबर है, छठवां का D नंबर है। इधर से यहाँ से मिला लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं छठवें नंबर के प्रश्न में, चौथे नंबर के प्रश्न में। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। क्या है चौथा प्रश्न? किसी संख्या 0.07 में कितने सार्थक अंक है? 1 है। किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं? जब वो समय के साथ स्थिति बदलती है। किसी त्वरित ट्रक के फर्श पर रखे बक्से को ट्रक के साथ त्वरित गति करने पर कौन बल प्रदान करता है? घर्षण प्रदान करता है। यहाँ पर m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील है, तो वस्तु पर आरोपित शक्ति क्या होगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शक्ति का सूत्र होता है P = होता है F × V।
और F का मान यहाँ हो जाएगा mg। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा mgv, इसका सूत्र mgv हो जाएगा। यदि आप अधिकतम 500 न्यूटन का बल लगाने में सक्षम है तो किसी उत्तोलक की सहायता से 1000 किलोग्राम के पत्थर को उठाने को उत्तोलक का प्रयास भुजा और भार भुजा का न्यूनतम अनुपात कितना होगा। तो ये हमको द्रव्यमान दिया है, तो 1000 में यदि हम इसका 10 का गुणा करेंगे तो इसका भार निकल आ जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर हम भार निकालेंगे W इक्वल टू क्या mg, इस तरह से। तो 1000 में हम यहाँ पर 10 के गुणा करेंगे और बटे में हम क्या रखेंगे ये 500 न्यूटन। तो इस तरह से यदि हम इसको काट के देखेंगे 500 को, तो ये हमारे पास जो मान है ऊपर का हो जाएगा 20 और अनुपात हो जाएगा 1। इस तरह से चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले का 1 है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, तीसरे का घर्षण है, चौथे का mgv है और जो अनुपात है 20:1 है। इसके बाद हम 5वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं जिसमें हमको सत्य सत्य बताना है। तो चलिए 5वें नंबर का प्रश्न पेपर से देख लेते हैं। किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, असत्य है। किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है, असत्य है। यदि कोई कण किसी एक समान गोली खोल के भीतर है तो उस कण पर गुरुत्वीय बल का मान 0 होगा, सत्य है। दाब एक अदिश राशि है, सत्य है। काफ़ी समय से फ्रिज में रखी लकड़ी और स्टील की चम्मच को उठाने पर स्टील चम्मच लकड़ी के चम्मच की कम शीतल प्रतीत होता है, असत्य है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये देख लीजिए, पहले का सत्य है, दूसरे का असत्य है, तीसरे का सत्य है, चौथे का सत्य है और 5वां क्या है असत्य है। अब हम आ जाते हैं 6वें नंबर के प्रश्न में। तो 6वां नंबर का प्रश्न क्या है देख लेते हैं। यहाँ 6वें नंबर का प्रश्न है वीमी विश्लेषण के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए वीमी विश्लेषण के यहाँ 5 अनुप्रयोग हैं, इनमें से कोई भी आप देख सकते हैं। तो भौतिक संबंधों समीकरणों की वैधता की जाँच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करना, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, अचरों की विमा ज्ञात करना, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। इसके बाद हम 6वें नंबर के इसके प्रश्न में पहुंचते हैं। 6वां है चाल, घनत्व, त्वरण और बल का वीमी सूत्र। 6वां का ही अथवा क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम 6वां का अथवा वाला देख लेते हैं। ये तो जो चाल का वीमी सूत्र होता है m0 L1 T1, घनत्व का m1 L-3 T0, त्वरण का m0 L1 T-2, बल का m1 L1 T-2 होता है। इस तरह से इसका अथवा वाला करते हैं। फिर हम 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ का 7वां प्रश्न है सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण में अंतर। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो उनकी संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उनकी संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल को बेलन घर्षण या लोटनी घर्षण कहते हैं। सिर्फ इतना अंतर है दोनों परिभाषा में कि इसमें फिसलती है और बाकी ये लुढ़कती है। इसका मान अधिक होता है, इसका मान कम होता है। फिसलती वस्तु के संपर्क सतह वही रहती है, लुढ़कती हुई वस्तु का संपर्क सतह बार बार बदलता है, जैसे हाथों का घिसना या पहिया का चलना। इस तरह से इसका है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रश्न 7वें का, यही अथवा वाला। तो प्रश्न 7वें का अथवा है विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसमें समझते हैं। विराम का जड़त्व वस्तु का वह गुण जो अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इसे ही विराम का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि बस अचानक से चलती है तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिरता है, क्योंकि विराम के जड़त्व के कारण उसका निचला हिस्सा विराम में ही रहता है। इसके बाद हम चले आते हैं 8वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न इसका देख लेते हैं। प्रयोगशाला में निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। यदि यह नाभिक 2 छोटे नाभिकों में विघटित होता है तो दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशा में गति करता है। तो चलिए 8वें का यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। 8वां क्या है, माना विघटित हुए नाभिकों का द्रव्यमान। यहाँ विघटित हुए नाभिकों का द्रव्यमान मान लेते हैं क्या है, m1 और m2 है। और इसके बाद वहाँ जब वो चलते हैं तो उनका वेग v1 और v2 हो जाता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संघट्ट के पूर्व रेखी संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात रेखी संवेग। तो संघट्ट के पूर्व तो वस्तु स्थिर थी और उसका रेखी संवेग कितना था, 0 था। बाद में इनका रेखी संवेग जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसलिए m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों का हो गया। अब हम यहाँ क्या करें, m1 v1 को उधर पक्षांतर कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर m1 का पक्षांतर कर दिए, माइनस का पक्षांतर कर दिए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये माइनस चिन्ह आ गया। तो ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है नाभिक के दोनों टुकड़े एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। यहाँ v1 है, यहाँ पर v2 है। v2 का मान किस में है, ऋणात्मक में। इसके बाद हम इसी का अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो चलिए 8वें का 8वां क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में एक जैसी गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी ए अपने हाथ से 10 सेंटीमीटर तथा खिलाड़ी बी अपने हाथ से 40 सेंटीमीटर पीछे खींचते हुए गेंद को रोकता है। दोनों द्वारा गेंद पर आरोपित बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है। हमको ज्ञात है एस ए माने पहले खिलाड़ी का जो विस्थापन था इतना था, दूसरे खिलाड़ी का विस्थापन 40 सेंटीमीटर था, खिलाड़ी ए द्वारा किया गया कार्य, तो फार्मूला होता है कार्य का बल गुणे विस्थापन, तो ए कार्य का है तो ए लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं खिलाड़ी बी का जो है ये डब्ल्यू बी एफ बी एस बी हो गया। अब यदि कार्य ऊर्जा प्रमेय से पढ़ें तो संवेग में जो परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ करेंगे। अब यहाँ क्या किए हैं, बी का पक्षांतर इधर कर दिए हैं, ये एफ बी का पक्षांतर इधर कर दिए, एस ए का पक्षांतर इधर कर दिए। अब इनका मान रख देते हैं, तो एस बी का मान 40 है, इसका मान 10 है, तो 4/1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले वाले जिसका विस्थापन कम हो रहा है उसको 4 गुना बल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर में ही अपने उसको कैच कर लेता है। चलिए अब अगला वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं, 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट को परिभाषित करिए। चलिए 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसके उत्तर को, वह संघट्ट जिसमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है, उदाहरण परमाणुओं का टकराना, हाथी दांत के गोलियों का टकराना, वायु के कणों का टकराना, ये प्रत्यास्थ संघट्ट है। इसके बाद अप्रत्यास्थ संघट्ट समझते हैं। वह संघट्ट जिसमें रेखीय संवेग संरक्षित होता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, जैसे वाहन का टकराना। इस तरह से यहाँ पर है। चलिए 9वें प्रश्न का अथवा देख लेते हैं। तो जो 9वां प्रश्न है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, तो इसका हमको प्रमेय का कथन लिखना है। तो चलिए कार्य ऊर्जा प्रमेय सीधा सीधा है, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इसका सूत्र लिख देंगे। यदि चाहें तो यहाँ पर हम W लिख देंगे। W इक्वल टू क्या हो गया, KF माइनस KI, मतलब गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इस तरह से हम 10वां प्रश्न पढ़ लेते हैं इसका। तो 10वां प्रश्न है, कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों अधिक परावर्तकता वाले पिंड अल्प उत्सर्जक होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो किरचॉफ का कृष्ण पिंड विकिरण के नियम के अनुसार ऊष्मा के बुरे अवशोषक अच्छे परावर्तक होते हैं। तो क्वेश्चन में ही दिया है कि कोई परावर्तक अच्छा है लेकिन अवशोषक कैसा है, बुरा है। यदि बुरा अवशोषक होता है तो वो बुरे उत्सर्जक भी होते हैं। अब इसके बाद हम इसका अथवा वाला 10वां का देख लेते हैं। तो 10वां का अथवा प्रश्न क्या है, कारण स्पष्ट कीजिए कि भाप के परिचालन पर आधारित तापन निकाय तप्त जल के परिचालन पर आधारित निकायों की अपेक्षा भवनों को उष्ण बनाने में अधिक दक्ष होते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि एक भाप से हम कोई निकाय चल रहे हैं, एक पानी से चला रहे हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भाप की जो गुप्त उष्मा होती है वो अधिक होती है पानी की गुप्त उष्मा में, इसलिए उसको उष्ण करने में भाप का उपयोग किया जाता है। इतना हमको कहना है। इसके बाद हम 17 नंबर के प्रश्न में 11 नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। 11 नंबर का क्या है, एक कार्नो इंजन 100 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्य करता है, इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात है उसको देख लेते हैं। तो पहला ताप दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना होगा, तो 100 + 273 बराबर ये कितना हो गया, 373 केल्विन। इसी तरह से यहाँ पर ये जो दूसरा ताप है, यहाँ पर हम दूसरा ताप देख लेंगे। जो दूसरा ताप है, चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो दूसरा ताप है इसको मैं T2 कर देता हूँ। ये 27 डिग्री सेल्सियस है और 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। अब कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र होता है ईटा इक्वल टू 1 - T2/T1। इनका मान रख देते हैं। तो 1 - T2 का मान 300 है, T1 का मान 373, ये रख दिए। इसका तिर्यक गुणा करेंगे 373 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 73 हो जाएगा, भाग कर देंगे तो 0.19 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। तो यहाँ पर हमको 11 नंबर का प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है 11 नंबर का प्रश्न, एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय को 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता हो तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किस दर से होगी। तो चलिए यहाँ पर अब कैसे करते हैं। तो जो हमको दिया है सबसे पहले देखते हैं, निकाय को दी गई ऊष्मा कितना है 100 वाट, निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना है 75 जूल प्रति सेकेंड। तो उसमें गतिकी का प्रथम नियम निकालते हैं। तो डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W होता है। डेल Q का मान 100 दिया है, ये लिख दिए। डेल U हमको निकालना है, वही लिख देंगे। डेल W का मान 75 दिया है, ये कर लिए। 75 का पक्षांतर कर दिए तो डेल U बराबर कितना हो गया 25 जूल। इस तरह से हमको इसको 11 नंबर को हल करना है। इसके बाद हम 12वें प्रश्न में पहुँचते हैं। तो 12वां प्रश्न है ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं 12 नंबर का।
तो 12 नंबर का उत्तर है ऊर्जा संविभाजन का नियम। साम्यावस्था में परम ताप पर गैस के अणु के प्रत्येक कोटि की औसत ऊर्जा 1/2 केबीटी होती है, जहां पर जो केबी है वो बोल्ट्जमैन नियतांक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 12 का ही अथवा वाला देखते हैं। तो अथवा 12 क्या है, किसी गैस के दाब की गणना का आधार क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु सभी संभव दिशाओं और संभव वेग से गति करते हैं और संघट्ट करते हैं तथा जिस सतह से टकराते हैं उस पर दाब आरोपित करते हैं। अतः निश्चित आयतन के बंद पात्र पर भरी गैस द्वारा उसके सतह पर लगाए गए बल द्वारा दाब की गणना की जाती है। जब हम इसका दाब निकाले थे तो हम इस तरह की एक संरचना बनाए थे, एक बंद पात्र लिए थे और बंद पात्र में ही ये गैस है। तो जो गैस के अणु है इसकी सतह से टकराते हैं और फिर यहाँ पर बल लगाते हैं, तो इस बल की गणना करके हम दाब निकाल लेते हैं। इस तरह का यहाँ पर है। इसके बाद हम इसका 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका 13वां प्रश्न क्या है, चलिए 13वां नंबर का प्रश्न है, समतलीय सदिश ए और बी के लिए स्थापित कर दिए कि ए प्लस बी जो है लेस और ग्रेटर देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे का देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, चित्रानुसार हमारे पास ये सदिश ओपी है। देख लीजिए ओपी का मान कितना है, ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर लिख दिए। फिर यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू का मान कितना है, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर लिख दिए। अब इसका परिणामी जो होता है ये होता है त्रिभुज, समांतर त्रिभुज के वो सदिशों के योग के त्रिभुज नियम के अनुसार इसका जो विकर्ण होता है इसका परिणामी होता है। तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके योग को व्यक्त करेगा। अब हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से सदैव कम होती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ओ क्यू भुजा है इनके योग से क्या होगी, कम होगी। ओ पी प्लस पी क्यू का मान जो है इनका जोड़ ओ क्यू से कम होगा। अब इनका हम मान रख देते हैं। चलिए कैसे कैसे मान रखते हैं समझते जाइएगा। यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ओ क्यू है तो ओ क्यू का मान कितना है, यहाँ से देख लेते हैं ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी का केवल हम परिमाण लिख रहे हैं। फिर ये छोटा का चिन्ह लगा है, छोटा लगा दिए। ओ पी का मान देखें तो ए है तो यहाँ पर ए का परिमाण लिख दिए, प्लस पी क्यू है, पी का मान बी है तो बी का परिमाण लिख दिए। इस तरह से यहाँ पर हमको बता देना है कि ये इससे छोटा होगा, क्योंकि जो तीसरी भुजा होती है वो दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। यदि मान लेते हैं कि ये दोनों समतली हैं और समतली के साथ साथ यदि बराबर भी हैं तो हम इसको बराबर करके भी आगे और बढ़ा सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। यदि मान लें कि ये दोनों भुजा एक ही जैसे हो गए तो दोनों के टोटल के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि दूसरी कंडीशन में हम मान सकते हैं कि यदि सदिश रेखी हों, रेखी का मतलब एक ही दिशा में हो, तो हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है। तो जो ओ क्यू का मान होगा दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ओ क्यू का जो मान है ऐसा कर सकते हैं, जो ओ क्यू का मान है वो दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम क्या लगा दूँ, बराबर। ये कब कंडीशन होगी, जब त्रिभुज नहीं बनेगा, माने दोनों सदिश सीधे सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यदि हम इसका मान रखेंगे तो ये मान हो जाएगा, ये इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ये इस तरह से मान हो जाएंगे। यहाँ पर काहे का चिन्ह लग जाएगा, बराबर का कब लगेगा, जब ये सदिश क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, इनसे हम कह सकते हैं कि अतः जो इनका संबंध है वो इस तरह से हो जाएगा, या तो ये बराबर हो सकते हैं या यहाँ पर क्या हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हम बराबर और छोटा का चिन्ह ये इस तरह से लगा देते हैं, तो हम इस तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सदिश ए है और बी है। हम जान चुके हैं कि जो तीसरी भुजा होती है वो दोनों के योग से कम होती है, इसलिए यहाँ ओ क्यू का मान ओ पी से कम होगा। ओ क्यू का मान रख दिए, ओ पी का मान रख दिए, पी क्यू का मान रख दिए। मान रखने के बाद हम दूसरी कंडीशन ये ले लेते हैं कि यदि सदिश रेखी हैं, रेखी का मतलब यह है यदि ये त्रिभुज नहीं बनाते हैं तब ये बराबर हो जाएंगे, इनका जोड़ ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, तब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं इनका जो परिमाण है वह तो इनके बराबर हो सकता है या इनसे छोटा हो सकता है। इस तरह से हमको बताना है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा में। तो चलिए अथवा प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका प्रश्न क्या है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो चलिए 13वां प्रश्न के अथवा में पहुंचते हैं। प्रक्षेप गति जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह परवलयाकार मार्ग में स्वतंत्र गति करती हुई अन्य स्थान पर गिरती है, इसे ही प्रक्षेप गति कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें इसका मार्ग कैसा होता है, परवलयाकार। तो मान लेते हैं ये
चित्र है, इस चित्र में हमको समझना है कि किसी प्रक्षेप को जब हम फेंकेंगे तो ये हवा में ऐसे ऐसे किनारे होकर के जाएगा। तो जब जाता है तो हम मान लेते हैं कि मानना प्रक्षेप बिंदु O है, माने जहाँ से फेंका गया वो क्या है, O है, और इसको किसकी दिशा में फेंका गया, तिर्यक दिशा में, प्रारंभिक वेग u से फेंका गया है। प्रक्षेप का कोण कितना है, थीटा, तो यहाँ प्रक्षेप का कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। अब प्रारंभिक वेग को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक घटक ये हो गया y दिशा का u साइन थीटा, और x दिशा का क्या हो गया, u कॉस थीटा। इस तरह से हमको यहाँ पर चित्र के बारे में लिख देना है। चित्र के बारे में लिखने के बाद ये हम घटक बना लिए हैं। प्रक्षेप का पथ देखते हैं, तो अब हम यहाँ पर समीकरण लगाते हैं एक क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जो हमारा फार्मूला होता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का द्वितीय समीकरण होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही सूत्र लिखे हैं, बस x x का लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यू एक्स का मान कितना है, यू कॉस थीटा है, और x दिशा का जो त्वरण होता है वो 0 होता है। तो यू एक्स का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा यू एक्स, तो यहाँ मान रखेंगे तो u cos थीटा t आ जाएगा, फिर t का मान निकाल देंगे तो x u cos थीटा, इधर का मान 0 हो जाएगा। तो एक स्टेप इसमें गायब है, इसको डायरेक्ट ही हम यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए इसको हल करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम ऊर्ध्वाधर दिशा में अब द्वितीय समीकरण देखेंगे। तो u बराबर क्या होता है, u साइन थीटा, और ए वाई बराबर होता है माइनस जी, माने ऊर्ध्वाधर दिशा का जो घटक होता है वेग का u साइन थीटा होता है, और जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के ऋणात्मक मान के बराबर, क्योंकि ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो द्वितीय समीकरण होता है गति का, वही हम लगा रहे हैं, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस यस की जगह हमको y लिखना है, u की जगह u के नीचे y लगा देना, a के नीचे y लगा देना है। अब इसका हम मान रख देते हैं, y की जगह यहाँ पर हम y ही रख दिए हैं। चलिए समझते जाते हैं कैसे कैसे आ गया है। यहाँ y की जगह हम y ही रख दिए हैं, u y की जगह u y रख दिए हैं, और अभी हम जो t का मान निकाले थे ऊपर, चलिए फिर से देखते हैं कहाँ पर है t का मान। ये देख लीजिए, ये जो हम t का मान निकाले हैं उस t के मान को भी यहाँ पर रख देते हैं। ये t का मान है, ये वाला जो यहाँ से उठा, ये वाला मान यहाँ रख दिए। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, क्योंकि ए वाई का मान किस में है, जी में है, माइनस में है, तो यहाँ माइनस लगा दिए। 1/2 वाई, ए वाई का मान जी है तो जी लिख दिए, टी स्क्वायर है, फिर ये टी का मान यहाँ पर उठा के रख दिए हैं, स्क्वायर लगा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 से तो हम टी का मान रख दिए। अब हम इसको आगे हल करके देखते हैं, तो आगे हल करके देखते हैं तो कैसे कैसे आ जाता है देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यदि हम इसको हल करेंगे आगे देख लीजिएगा, तो यहाँ से x x कट जाएगा, और यहाँ से u कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा फिर से देख लेते हैं, यहाँ से u कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, और x है तो ये x बच गया। इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं। अब इसके कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर g है तो g ही लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका कोष्टक खोलेंगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम मान लेते हैं, आगे देख लीजिएगा कि जो टेन थीटा है वो एक नीतांक मान लेते हैं उसको क्या, a। इसी तरह से जो ये वाला पद है इसको भी मान लेते हैं b। तो यहाँ क्या बचा, x, और इसके साथ बचा x स्क्वायर। तो जो ये समीकरण होता है ये परवलय का होता है, इससे परवलय की रचना होती है। तो हम जान सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, तो पहले प्रश्न से पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है। यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं, कैसे कैसे करेंगे इसमें आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, अब प्रश्न क्रमांक 14 को समझते हैं। इसमें क्या है, हमको क्या ज्ञात है, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार, ये हो गया W, वस्तु के भार को mg लिखते हैं, तो mg बराबर कितना हो गया, 250 न्यूटन। अब गहराई पर हम सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र देखते हैं। तो गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है g डैश बराबर 1 माइनस d/r, और ये होता है g। यहाँ d का मतलब गहराई है, r का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है। अब आधी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो आधी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण होगा वो त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि त्रिज्या क्या हो गई, आधी हो गई। इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं आधी गहराई पर हम कैसा लिखें, समझते जाइएगा। आधी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, जी डैश की जगह हम जी डैश उतार दिए हैं, 1 की जगह हम 1 उतार दिए हैं, आर की जगह आर उतार दिए हम। यहाँ समझना ये डी की जगह,
इस डी की जगह हमको क्या करना है, आर बटे 2, क्योंकि हम आधी गहराई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आधी। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये आर और ये आर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। यदि एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, इस तरह से 1/2 जी आ जाएगा। अब हम आगे का देखते हैं, आधी गहराई पर वस्तु का भार हमको निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमको भार निकालने के लिए फिर से W डैश बराबर mg डैश होता है। mg डैश का मतलब ये सूत्र ही होता है भार का, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ m लिख दिए और यहाँ 1/2g लिख दिए, क्योंकि ये g डैश का जो मान आया था ये 1/2g आया, तो 1/2g लिख दिए। 1/2 को इधर कर दिए, हो गया mg। अब यहाँ पर हम शुरू में देख लेते हैं कि mg का मान कितना था। तो यदि हम देखेंगे कि यहाँ पर mg का मान पहले समीकरण में देख लेते हैं, ये mg का मान आया था, mg का मान 250। तो यहाँ जो है mg की जगह पर 250 रख दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पर mg का मान माने पुराना जब सतह पर जो भार था वो कितना था, 250। 250 कर दिए, इसका भाग कर देंगे तो 125 न्यूटन। मतलब आधी गहराई पर भार भी कैसा हो जाएगा, आधा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, तो पहले प्रश्न को देखते हैं फिर समझते हैं। सूर्य के द्रव्यमान का आकलन कीजिए यदि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है और गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय नियतांक का मान ये दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर इससे हम हल कर लेते हैं, आगे कैसे कैसे हल करना है इस प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 14 देखिए। तो माना किसी पृथ्वी का द्रव्यमान, अब किसी पृथ्वी का क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M है, उनके बीच की दूरी r है। हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि जितने भी पिंड होते हैं वो एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल का ये सूत्र होता है mv²/, ये लिख दिए, और ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है दोनों के बीच का Gmm/r², ये लिख दिए। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक r और ये r कट जाएगा, साथ में m और m कट जाएगा, तो हमारे पास बचा v² Gm/r। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेग है, तो वेग का सूत्र क्या होता है, 2πr/t। ये कैसे आ गया 2πr/t, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। और यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में करती है, चक्कर लगाती है, तो उसकी दूरी 2πr होगी, परिधि के बराबर, समय अंतराल t हो जाता है। तो 2πr/t लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, इधर का जो मान है उसी तरह से उतार दिए। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, m का मान हमको निकालना है। तो चलिए दो चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हम 2 को स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। पाई का स्क्वायर कर देंगे, पाई हो गया। आर का स्क्वायर करें, आर हो गया, लेकिन ये आर उधर जाएगा तो ये r³ हो गया। फिर यहाँ टी का स्क्वायर करेंगे तो टी, और जी का भी पक्षांतर करें तो gt²। इस तरह से कैपिटल M का मान हो जाएगा 4πr² r³ gt²। अब इन सभी में हम इनका मान रख देते हैं। चलिए हमारे पास क्या क्या मान है उनको देखते हैं। मान रख देंगे, जो m है वो सूर्य का ही द्रव्यमान है। तो देखिए r का मान दिया था 1.5 × 10⁸ किलोमीटर में दिया है। इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर का मतलब होता है 1000, 1000 का मतलब हो गया 10⁻3। तो 8 में 10⁻3 जोड़ देंगे तो ये 10⁻11 हो गया, और किस में चेंज हो गया, मीटर में हो गया। जी का मान 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका टी का मान। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 365 सही 1/4 दिन, और 1/4 दिन को हम यदि दशमलव में करेंगे तो 365.25 दिन। अब इस दिन को हम घंटे में बदलेंगे तो 24 घंटे हो गया, फिर घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट को फिर 1 मिनट को बदलेंगे तो सेकंड में हो गया। मानिए ये समय हमको सेकंड में रखना है, सब SI मात्रक में रखना है। अब सूत्र में हम मान रख देते हैं। कौन सा सूत्र, ये वाला सूत्र है। तो इस सूत्र में यहाँ 4 लिखा है तो 4 लिख दिए, पाई का स्क्वायर लिखा है तो पाई का स्क्वायर लिख दिए 3.14, और यहाँ पर r का क्यूब है तो जो r का मान आया ये वाला मान, ये मान लगा करके हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, क्यूब। इसके बाद यहाँ पर gt लिखा है तो ये g का मान रख दिए हैं, और इसके बाद ये t है तो t का मान रख के इसका स्क्वायर कर दिए हैं। इन सभी को हल करेंगे तो 2 × 10⁻30 kg। इसको आपको याद करना होगा कि पृथ्वी की सूर्य का द्रव्यमान लगभग इतना होता है, क्योंकि इसका गुणा करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 2 × 10⁻30 kg ये पृथ्वी सूर्य का द्रव्यमान है। इस तरह से हम सूर्य के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां का अथवा भी हो गया, और इन अच्छे प्रश्न हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 15वां का देखते हैं, किसी तानित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं 15वां नंबर का। तो 15वां नंबर का प्रश्न कैसा है समझते जाइएगा, कैसे प्रश्न है।
इसको समझते हैं। तो यहाँ प्रश्न है 15वां वाला, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब मान लेते हैं कोई तार है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, उसमें F बल लगाने पर उसके लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि होती है। तो चलिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर होता है औसत बल गुणे लंबाई में वृद्धि। तो यहाँ औसत बल का मतलब जब हम तार में कोई बल नहीं लगा रहे होंगे तो उसका बल कितना हो गया, 0, फिर बाद में बल लगाए F, और यदि हम इसका औसत निकालेंगे 2 का तो हो जाएगा 0 + F/2, तो औसत बल हो गया और लंबाई में वृद्धि हो गई। इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसको हम लिख दिए 1/2F, क्योंकि 0 + F तो F ही हो जाएगा और डेल्टा L है तो डेल्टा L हो गया। इस तरह से हमको कार्य निकालना है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हम कार्य को स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, तो आप U भी लिख सकते हैं। तो यही कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। चलिए आगे का सूत्र देखते हैं। तो ये वाला सूत्र तो मैं वही उतार दिया हूँ, सिर्फ क्या अंतर है, W का हम यहाँ क्या लिखें, U लिखें। अब U बराबर 1/2F A डेल्टा L और AL। यहाँ पर क्या कर दिए हैं, A का हम यहाँ गुणा भी कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं। इसी तरह L का भी हम क्या कर रहे हैं, गुणा और भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो F/A होता है, ये F/A किसका सूत्र होता है, प्रतिबल का। तो यहाँ प्रतिबल लिख दिए हैं। डेल्टा L/, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ डेल्टा L/L ये किसका सूत्र होता है, विकृति का, तो विकृति लिख दिए हैं। इसके बाद ये जो डेल्टा A/L है, क्षेत्रफल गुणे आयतन, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये किसका सूत्र होता है, आयतन का। तो इस तरह से आयतन लिख दिए। अब हमको एकांक आयतन में ऊर्जा निकालना है। तो 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति हो गया, क्योंकि आयतन को हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर क्या माना, एकांक, इसलिए उसको यहाँ से हटा दिए हैं। आगे के स्टेप में हम देखते हैं क्या है। तो आगे के स्टेप में समझते जाइएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विकृति का गुणा भी कर रहे हैं, विकृति का भाग कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रतिबल तो पहले से था, प्रतिबल लिख दिए, इसके बट्टे में विकृति लिखे हैं, और यहाँ विकृति का गुणा भी करेंगे। तो विकृति 2 बार गुणा होगा तो विकृति का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रतिबल बटे विकृति का मतलब होता है यंग गुणांक, इसलिए यहाँ पर यंग गुणांक लिख दिया, विकृति का स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये तानित तार में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। चलिए अब हम इसका जो है अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अपरूपण प्रतिबल किसे कहते हैं, अपरूपण गुणांक एवं अपरूपण प्रतिबल में संबंध स्थापित करिए। तो चलिए हम इसका संबंध देख लेते हैं, कैसे कैसे ये निकलेगा। इसी का 15वां नंबर का अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सीधे सीधे पहले परिभाषा देखते हैं, अपरूपण प्रतिबल क्या है। एकांक क्षेत्रफल के समांतर लगने वाले प्रत्यानयन बल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हमको समझाना अपरूपण गुणांक और इनमें संबंध क्या है। तो अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब प्रतिबल भी लिख सकते हैं, या चाहें तो और सही लिखना हो तो इसको आप अपरूपण प्रतिबल भी लिख सकते हैं। ये चाहे अपरूपण प्रतिबल लिख लीजिए, यहाँ अभिलंब प्रतिबल की जगह क्या लिख सकते हैं, अपरूपण प्रतिबल। तो चलिए क्या है, अपरूपण प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक वाला क्या हो गया, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो अपरूपण प्रतिबल का सूत्र होता है F/A और अपरूपण विकृति का होता है थीटा। तो A को नीचे भेज देंगे तो थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपरूपण गुणांक और ये हो गया प्रतिबल, इनका संबंध होता है। अर्थात जितना प्रतिबल अधिक लगाएंगे अपरूपण गुणांक उतना ही अधिक होगा। इस तरह से यहाँ पर हमको सूत्र निकालना है। चलिए अब हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो इसका 16वां प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन, वेग एवं त्वरण का व्यंजक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे कैसे करना है। चलिए आंसर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई वस्तु है जो सरल आवर्त गति है। तो चित्र के बारे में लिख लेना है कि माना कोई कण P, मान लीजिए कोई कण P है, एक समान वृत्ति गति करता है, जिसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है। क्योंकि ये थीटा जो होता है अपॉन टी ये कोणीय वेग के बराबर होता है। कोणीय विस्थापन बटे समय क्या होता है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग कितना हो गया, ओमेगा हो गया। इसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ पर कैपिटल A लिख लेते हैं। यहाँ पर त्रिज्या जो है A है या आयाम A है। इसका विस्थापन कितना है, x है। तो ये विस्थापन, ये वाला x दिशा में विस्थापन ये कहलाएगा। इसका विस्थापन कितना हो गया, x। और कोणीय विस्थापन कितना है, ये कोणीय विस्थापन थीटा है। समय अंतराल t है तो t। इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे जो वस्तु यहाँ पर वृत्ति गति कर रही है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम त्रिभुज OPN में देख लेते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज ये मिल गया OPN, ये देख लीजिए, ये है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर या कॉस ओमेगा टी, थीटा का मान ओमेगा टी हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, ये है,
NP है। यहाँ पर आधार कितना है, फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आधार है उसको हम मान लेते हैं ये PN, जिससे ये लगा रहता है कोण, वो उसका आधार कहलाता है PN, और इसका कर्ण क्या कहलागा, OP। तो आधार बटे कर्ण लिख लिए। आधार का मान यहाँ पर जो PN है वो x की लंबाई कहलाती है, तो x लिख लिए, a लिख लिए। यहाँ पर a का तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर a cos ओमेगा t हो जाएगा। ये हो जाएगा विस्थापन का समीकरण। तो इस तरह से हमको विस्थापन का समीकरण निकाल लेना है। इसके बाद हम वेग का समीकरण निकाल लेंगे, तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो वेग बराबर होता है dx/dt। तो यहाँ पर v लिख दिए और यहाँ पर a भी लिख दिए। a कहाँ से आ गया, ये वाला है ये a, क्योंकि x का मान रखेंगे a cos ओमेगा t, तो a इधर ना लेकर के ये इधर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये cos ओमेगा t का यदि हम अवकलन कर देंगे तो ये साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा होगा। तो यहाँ पर a तो मेरे पास पहले से था, ओमेगा भी आ जाएगा। तो इस तरह से वेग का समीकरण आ गया v इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। तो यहाँ से ये क्या निकला, वेग। इसके बाद हमको त्वरण भी निकालना है, तो त्वरण के लिए देख लेते हैं त्वरण का कैसे निकलेगा। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, a बराबर dv/dt। ए लिखे और माइनस ये जो नीतांक है इसको मैं बाहर कर दिया हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। v का मान रखना है, क्योंकि ये dv/dt है तो v का मान रखेंगे। फिर यहाँ d/dt लगा दिए और यहाँ पर अब क्या बचा, ये जो बचा है साइन ओमेगा t, तो साइन ओमेगा t कर दिए। अब साइन ओमेगा t का हम फिर से यहाँ अवकलन करेंगे, तो अवकलन करते समय समझना है साइन ओमेगा t का हो जाएगा कॉस ओमेगा t इंटू ओमेगा। कॉस भी होगा और ओमेगा भी होगा, तो एक ओमेगा पहले से भी था, तो एक ओमेगा ओमेगा का गुणा हुआ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया, त्वरण का व्यंजक हो गया। अब कॉस ओमेगा टी का यदि हम मान रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का मान हम ऊपर निकाले थे। चलिए देख लेते हैं फिर से। कॉस ओमेगा टी का मान यहाँ निकला था x/a, तो यहाँ पर हम जो है x/a भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो चलिए कैसे हो जाएगा, यहाँ यदि मैं x/a लिख दिया तो यहाँ पर समझिएगा ये हो जाएगा, ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर मेरे पास है ही, और साथ में कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी की जगह मैं क्या रख दूंगा, x/a। तो यहाँ पर a और a कट जाएगा, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो इस तरह से हमको त्वरण का व्यंजक मिल जाएगा। चलिए इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्या है अथवा वाला प्रश्न। तो अथवा है तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं। मान लीजिए डोरी है, हम इसको खींच दिए हैं, तो यहाँ पर ये खींचने पर ये इसकी क्या हो गई, जो भी व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो गई। इस पर इस तरह से बल लगेंगे, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, इस टी के दो घटक हो जाएंगे। इस तरह से इस किनारे पर भी दो घटक हो जाएंगे। तो इसी को हम लिखते हैं, माना विक्षोभ के कारण डोरी में उत्पन्न अल्प विस्थापन कितना है, डेल्टा एल। और थोड़ा सा मुड़ जाती है जब हम तरंग उत्पन्न करते हैं, कंपन जैसे उसमें होता है, जिसे एक वृत्त भाग माना जा सकता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। अल्प भाग का द्रव्यमान मान लेते हैं m है। डोरी के तनाव के कारण लंबवत घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यहाँ 2t साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2t साइन थीटा अपॉन mv², क्योंकि ये जो 2t साइन थीटा है यही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब 2t साइन थीटा क्या हो गया, क्योंकि ये जो t साइन थीटा एक इस हिस्से का और एक t साइन थीटा जो इस हिस्से का है, ये हो गए दोनों मिला के 2t साइन थीटा, और यही जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं। तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r। और यदि अल्प कोण हो तो यहाँ पर हम साइन हटा देते हैं, सिर्फ क्या बचाते हैं, थीटा। तो इस तरह से थीटा आ गया। अब थीटा का मतलब होता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर ये जो 2 थीटा है, जो कोण बन रहा है, देख लीजिए एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, तो ये पूरा मिला के हो गया 2 थीटा, और इसका चाप कितना हो गया, डेल्टा एल, और त्रिज्या कितनी हो गई, r। तो इस तरह से हम यहाँ 2 भी हटाएंगे और थीटा भी हटाएंगे, उसकी जगह पर हम क्या लिखें, डेल्टा एल अपॉन r। और इधर तो यही लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये r और ये r कैंसिल हो जाएंगे, तब हम इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो चलिए पक्षांतर जब हम करते हैं तो हमको t निकालना है। जब t निकालना है तो ये जो डेल्टा एल है कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो m डेल्टा m ये क्या हो गया, v²। और इस तरह से हमको वेग निकालना है, तब हम क्या करेंगे, ये जो m अपॉन डेल्टा एल है एकांक लंबाई पर द्रव्यमान है, और इसको किससे दर्शाते हैं, म्यू से। अब हम म्यू का पक्षांतर करके यहाँ पर t अपॉन म्यू आएगा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो v इक्वल टू टी अपॉन म्यू आ जाएगा। इस तरह से हमको तनित डोरी में चाल के लिए व्यंजक निकालना है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका 17वां क्वेश्चन क्या कहता है।
सिद्ध कीजिए कि विराम अवस्था से मुक्त रूप में गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां 1, 3, 5, 7 के अनुपात में होती हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पहले देख लेते हैं। 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न, ये चली गई दूरी का अथवा वाला ऊपर है, नीचे वाला पहले देख लेते हैं। तो यहाँ समय अंतराल मान लेते हैं। 0 समय में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में कितनी दूरी करेगी। तो मुक्त गति में चली गई दूरी का जो सूत्र होता है y0 = ½ gt² होता है, ये सूत्र होता है। अब हम यहाँ पर यदि t का मान 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। यदि t का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 y0 हो गया। अब यदि हम 2 रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4, तो 4 y0 के बराबर हो जाएगा। 4t है तो यही सूत्र आता जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 त्रिकाई 9, कुल मिला के जो भी यहाँ रखेंगे उसका वर्ग होता जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 × 16, 5 रखेंगे तो 5 × 25, 6 भी रखेंगे तो 6 × 36। इस तरह से हमको निकालना है। अब हमको दूरी का अंतराल निकालना है। तो दूरी का अंतराल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम 0 में से 0 ही घटाएंगे। अब यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर हमको क्या करना, 1 में से 0 घटा करके यहाँ जो आएगा वो लिख देना है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये 4 में से 1 घटाना है, जो आएगा यहाँ लिख देना है। फिर हमको क्या करना है, यहाँ 9 में से ऊपर वाला 4 घटाना है, जो आएगा यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ ये देखेंगे 16 में से 9 घटाना है, जितना आएगा यहाँ रख देंगे। और ये 25 में से 16 घटाना है, जितना आएगा यहाँ रख देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम घटा करके दूरी का अंतराल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो हमको अनुपात मिल रहा है इनकी संख्या का, यहाँ पर कितना मिला, 1 मिला, यहाँ क्या मिलेगा 3, यहाँ मिल रहा है 5, यहाँ मिल रहा है 7, यहाँ पर मिल रहा है 9। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि समान समय अंतराल में चली गई दूरियों का जो अनुपात होता है 1, 3, 5, 7 के अनुपात होता है। चलिए अब इसी का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और फिर 3 कदम पीछे आता है, और इसी तरह से चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा तथा 1 सेकंड समय लगता है। उसकी गति का xt ग्राफ खींचिए तथा ज्ञात कीजिए कि वह जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहाँ से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में जा कर के गिरेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसका ग्राफ आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ ग्राफ इसमें नहीं बना है, तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक उस दूरी हो गई और ये उसके द्वारा चला गया, क्या हो गया, समय हो गया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शुरू में यहाँ पर हम कुछ मार्किंग कर लेंगे कि ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। और यहाँ भी कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। इस तरह से समय है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले वो 3 कदम आगे चलता है, तो ये हम 3 कदम आगे बढ़ाएंगे। फिर 2 कदम पीछे आता है तो 2 कदम हम पीछे कर दिए। फिर ये 3 कदम आगे 5 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम पीछे जाता है, फिर 5 आगे जाता है, फिर 3 कदम जाता है, फिर 5 ऐसे जाता है, फिर 3 कदम ऐसे आता है, फिर 5 ऐसे जाता है, फिर 3 कदम ऐसे जाता है। कब तक जाएगा, जब तक कि यहाँ पर जो नीचे है वो कितना ना आ जाए, 13 ना आ जाए। 13 में जा कर के वो यहाँ पर यहाँ पर ये समय तो यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ जो है, यहाँ मान लेते हैं कि ये इतनी दूरी पर ये कितना हो गया, 13 सेकेंड हो गया, 13 मीटर हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमको ग्राफ बना लेना है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो शराबी द्वारा 1 कदम में चली गई दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर। 1 कदम चलने के लिए लिया गया समय कितना, 1 सेकेंड। ये हम क्वेश्चन से लिए हैं। 5 कदम आगे चलने में लिया गया समय कितना होता है, 5 सेकेंड। अब 3 कदम पीछे चलने में लिया गया समय कितना हो गया, 3 सेकेंड। अब कुल चली गई दूरी कितना है, वो 5 आगे बढ़ता है, 3 पीछे जाता है, तो सिर्फ कितना चला, 2 मीटर। तो 2 मीटर कितने सेकंड में चला, 2 मीटर ये इतने सेकंड में चला। 5, 3, 8 सेकंड में 2 मीटर चलता है। तो 4 मीटर वो 16 सेकंड में चलेगा, 6 मीटर वो 24 सेकंड में चलेगा, 8 मीटर वो 32 सेकंड में चलेगा। इस तरह से हमको यहाँ पर गणना कर लेना है। यदि हम अलग अलग बताना चाहते हैं, ग्राफ से भी बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले 5 सेकंड में शराबी कितना चलेगा, 5 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पहले चल लिया था और 5 सेकंड में 5 मीटर और चलेगा तो कितना चल लिया, 13। और 13 मीटर ही चलना है, क्योंकि 13 मीटर बाद गड्ढा है, उसमें गिर जाएगा वो। तो हमारे पास कितना समय लगा था यार, यहाँ पर 8 मीटर तक चलने में हमको कितना समय लगा, 32। और इसके बाद 5 मीटर और चलने में कितना लगा, 5 सेकंड। तो इस तरह से शराबी को वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 37 सेकंड लगेगा। और इसका ग्राफ जो है हम इसी तरह से ग्राफ खींच करके और सीधा सीधा ग्राफ बना लेंगे। सीधा ग्राफ है, यहाँ पर आप दूरी लिख देना है और यहाँ पर आपको समय लिख देना है। और बार बार आपको एक बार ये थोड़ी बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, इस तरह से बढ़ा के हमको ये ग्राफ बना देना है, ताकि ऐसे लगे कि 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे जाता है। इस तरह से हमको ग्राफ की रचना कर देना है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है
18वां प्रश्न देखते हैं, किसी कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोणीय संवेग का सूत्र जो होता है L वेक्टर बराबर R वेक्टर इंटू P वेक्टर होता है, ये लिख लिए। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हम अवकलन कर रहे हैं, माने यहाँ पर L तो हमारे पास है, d अपॉन डी टी इधर लिख देंगे, d अपॉन डी टी इधर लिख देंगे, इस तरह से यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा dl अपॉन डी टी, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक बार R को बाहर रखना है, जो अवकलन का गुणा वाला सूत्र होता है वो लगाते हैं। तो आप अभी गुणा वाला सूत्र तो पढ़े नहीं, तो सीधे समझ लीजिए कि R बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा dp वेक्टर अपॉन dt, फिर प्लस लगेगा तो p बाहर हो जाएगा, तो dr अपॉन dr वेक्टर अपॉन हो जाएगा dt। तो एक बार R बाहर करके p लिखना है, एक बार p बाहर करके R लिखना है प्लस लगा करके, इस तरह से ये अवकलन का जोड़ वाला सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, R लिख दिए हैं, इसकी जगह पर हम F लिख दिए हैं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, F dp अपॉन dt का मान F होता है। अब यहाँ P है तो P की जगह हम क्या लिख दिए, m भी, क्योंकि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग का सूत्र होता है। फिर यहाँ पर dr अपॉन dt है, तो dr अपॉन dt को हम v लिख दिए। तो यहाँ पर ये विस्थापन है, ये समय, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है, इस तरह से हमको यहाँ पर लिख देना है। फिर हम आगे देख रहे हैं कि ये जो R इंटू एफ है, ये R इंटू एफ किसका मान होता है, टाउ का मान होता है। तो यहाँ R इंटू एफ की जगह हम क्या लिख दिए, टाउ, और ये v वेक्टर इंटू वी, तो उसी वेक्टर में उसी वेक्टर का जो सदिश गुणनफल होता है वो जीरो होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, तो सब जीरो हो गया। यहाँ तक इस तरह से यहाँ कोणीय संवेग हो गया और ये बल आघूर्ण हो गया, दोनों के बीच का यही संबंध है। तो सीधे सीधे कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के समानुपाती होती है, जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उसी के हिसाब से हमको चलना है। चलिए हम इस 18वां नंबर का प्रश्न इसका देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यापक सूत्र स्थापित कीजिए, घूर्णी गति में इसका महत्व को समझाइए। तो चलिए जड़त्व आघूर्ण को अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये किसी पिंड का वह गुण जिसके द्वारा वह कोणीय त्वरण में परिवर्तन का विरोध करता है या घूर्णी गति में परिवर्तन का विरोध करता है या उस पर लगाए गए बल आघूर्ण का परिवर्तन का विरोध करता है, वही कहलाता है जड़त्व आघूर्ण। अब इसका जो एक कण का सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण का, वो होता है I बराबर mr²। मान लीजिए हमारे पास ये संरचना हो गई कि एक हमारे पास ये कोई जो है दृढ़ पिंड है, ये वाला कैसा पिंड है, दृढ़ पिंड है, इस तरह से ये इसका अक्ष हो गया। तो एक पिंड जो है बहुत सारे कणों का बना होगा, m1 m2 m3 m4, और उनकी दूरी r1 r2 r3 अक्ष से दूरियां हो गई। तो इसी तरह से हमको लिख देना है, माना कोई दृढ़ पिंड है जो n कणों से मिलकर बना है, जिनका द्रव्यमान, चलिए यहाँ ये जो लिखा है ये जिनका है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डैश डैश mn है, घूर्णन अक्ष से इनकी दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 rn है। इस तरह से यहाँ पर हम चित्र के बारे में लिख देंगे। अब घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण, तो अभी जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हम देखें क्या, mr²। तो हम पहले पिंड के लिए निकालेंगे तो m1 r1² हो गया पहले कण का, फिर इसी तरह से दूसरे कण का, तीसरे कण का, इस तरह से n कणों का सब में जोड़ जोड़ का चिन्ह लगा देना है। अब इस जोड़ को हम समाकलन के रूप में देखेंगे तो यह व्यापक समीकरण बन जाएगा, I बराबर सिग्मा in mi r i²। इस तरह से इसका जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो किसी वस्तु में बल आघूर्ण आरोपित करने पर उस वस्तु में कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, इसकी जानकारी प्राप्त हमको होती है इससे। और जड़त्व आघूर्ण के कारण किसी घूर्णी गति वस्तु को रोकना और आरंभ करना कठिन हो जाता है। यदि कोई वस्तु घूमती हो तो इतना आसानी से रोका नहीं जा सकता है, और यदि रुकी हो तो इतना आसानी से घुमाया नहीं जा सकता है। इसके लिए हमको जड़त्व आघूर्ण को जानना जरूरी है। जिसका जितना जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा उसको उतना ही उसको घुमाने में और रोकने में समस्या होगी। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 19 में पहुँचते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 क्या है, तो प्रश्न क्रमांक 19 है, बर्नौली के सिद्धांत को लिखिए तथा स्थापित करिए। तो चलिए बर्नौली का सिद्धांत देख लेते हैं। तो सीधा सीधा है, जब कोई आदर्श तरल धारा रेखी प्रवाहित होता है तो प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, धन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, नियत होती है। इसको सूत्र में लिखें तो P बराबर ये दाब ऊर्जा हो जाएगी 1/dv², ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ये dgh स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इन सभी का योग क्या होता है, नियत होता है। तो इस तरह से हमको चित्र की रचना कर लेना है। एक हमको नली बना लेना है, इसके भीतर हमको कुछ द्रव वगैरह भर देना है। चलिए अब नली के बारे, चित्र के बारे में हमको कुछ लिखना है। माना कोई आदर्श द्रव
असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखी प्रवाहित होता है, जिसका घनत्व तो क्या है, d है। इसमें दो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र ये हो गया, एक क्षेत्र दो हो गया। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पहला क्षेत्र हो गया, ये पूरा का पूरा दूसरा क्षेत्र हो गया, जिनकी ऊंचाई परिच्छेद वेग दाब क्रमशः h1 h2 a1 a2 v1 v2 p1 p2 हैं। मतलब इसकी ऊंचाई, इसका दाब, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सभी का हमको यहाँ पर लिख देना है। प्रारंभ पर तरल BD पर है, तो पहले कंडीशन में जो तरल की स्थिति है ये B से कहाँ तक है, D तक है, और डेल्टा C समय पश्चात यही तरल आगे खींच करके यहाँ कहाँ चला जाता है, C से E तक प्रवाहित हो जाता है। तो किया गया कार्य, तो सबसे पहले हमको कार्य निकालना होता है। तो कार्य के लिए क्या होता है, W1 माइनस W2। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, देखें कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल को हम क्या लिख सकते हैं, दाब गुणे क्षेत्रफल, विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, वेग गुणे समय। और यहाँ पर हम यदि इकट्ठा मिलाएं तो ये दाब बचा है, यहाँ पर क्षेत्रफल और वेग गुणे समय, ये सब मिला के क्या बन जाता है, आयतन। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा, वेग और समय माने दूरी हो गई, इनका गुणा क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर चलिए इस सूत्र के हिसाब से हम सारी चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास था क्या, दाब, तो ये मैं लिख दिया दाब, फिर लिखा क्षेत्रफल, तो ये था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिख दिया। फिर था वेग, तो यहाँ पर वेग लिख दिए। फिर क्या था समय, तो यहाँ पर समय लिख दिए। इसी तरह दूसरे कार्य के लिए भी 2 लगा के ये सारा चीज़ लिख देना है। अब हम ये देख रहे हैं कि दाब को छोड़ करके सब कुछ क्या बन जाएगा, आयतन। तो यहाँ इसका दाब P1 था, इसका दाब P2 था, और ये सब बन गया आयतन। आयतन में परिवर्तन हम लिख दिए डेल V। अब इस कार्य का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मान लेते हैं कि दूसरे बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि इधर से तो हम धक्का दे रहे हैं, माइनस K1 हो गया। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो 2 वाले का v2² माइनस v1², इसमें 1/2 m कॉमन ले लेंगे। 2 बार लिखना है हमको सूत्र, 1/2 mv2², यहाँ पर 1/2 mv1², फिर 1/2 m कॉमन ले लेंगे। इस तरह से निकल आएगा। फिर इसी तरह से हमको निकालना है कि जो ऊर्जा शेष बचेगी वो किस में खर्च होगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो डेल U बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1। अब सूत्र होता है इसका स्थितिज ऊर्जा का mgh, तो एक इसका हो जाएगा mgh2, इसका हो जाएगा mgh1। तो यहाँ पर हम mg कॉमन ले लिए हैं, तो h2 माइनस h1 इस तरह से हो जाएगा। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो कार्य किए हैं वही कार्य तो दो ऊर्जा में बदला है, डेल K और डेल U में। तो डेल W इक्वल टू हो जाएगा डेल K प्लस डेल U। इस तरह से हमको लिखना है। अब हम आगे क्या देख रहे हैं, इनका हम मान रख लेते हैं। तो मान रखने के लिए हम कैसा करेंगे, देख लीजिए। मान हम इसमें रखेंगे जो मान आए हैं। तो यहाँ W का मान कितना आया था, ऊपर आप देख चुके हैं, ये आया था P1 माइनस P2 डेल्टा V। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा K है, डेल्टा K का मान इतना आया था, तो डेल्टा K का मान हम यहाँ पर उतार के रख दिए हैं, ये वाला। इसके बाद यहाँ पर डेल U है, तो डेल U का मान ये पूरा का पूरा उतार के हम यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर मान रखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये डेल्टा V ये पूरे से गायब हो गया है। तो डेल्टा V का यदि हम सब में भाग कर दें तो ये m/डेल्टा V हो जाएगा, ये भी m/डेल्टा V हो जाएगा। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व। इसलिए m/डेल्टा V हटा दिए हैं, उसकी जगह पर d लिख दिए हैं। देख लीजिए m की जगह पर क्या आ गया, d, यहाँ भी क्या आ गया d, यहाँ भी क्या आ गया d, यहाँ भी d आ गया, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। साथ में हम ये वाला कोष्टक खोल दिए हैं। तो 1/2 dv2² माइनस 1/2 dv1², यहाँ भी कोष्टक खुलेगा। तो m की जगह d लिख देना है, तो dgh2 और dgh1, और dm की जगह d इसलिए लिख दिए हैं कि अपॉन में v आके इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास P1 पहले से है, तो ये P1 लिख दिए। फिर ये जो हमारा इधर 1 वाला पार्ट है, ये वाला, ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी हम इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर हो जाएगा, और P2 को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इधर भी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनका योग और इनका योग दोनों का बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर जो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है वो बराबर का योग एक नियत होता है। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं 19वें नंबर का अथवा प्रश्न। तो चलिए पहले प्रश्न का देखते हैं कि 19वें नंबर में प्रश्न क्या था। श्यानता किसे कहते हैं, श्यानता गुणांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वें नंबर का। श्यानता वह द्रव का वह गुण जिसके द्वारा वह दो परतों के आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये घर्षण से मिलता जुलता है पर घर्षण नहीं होता है, ये द्रव की सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल होता है। अब हम बात करते हैं श्यानता गुणांक क्या होता है। तो प्रवाहित द्रव पर लगे अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति दर के अनुपात को श्यानता गुणांक कहते हैं। ये NCERT के हिसाब से ही है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किए हैं, जैसे उसमें लिखा वैसे ही है। श्यानता गुणांक हो गया अपरूपण प्रतिबल और बटे में हो गया अपरूपण विकृति दर।
विकृति दर। तो अपरूपण से आंतक गुणांक को लिखते हैं ईटा से, तो ईटा लिख दिए, और ये अपरूपण प्रतिबल को लिखते हैं एफ अपॉन ए, तो एफ अपॉन ए लिख दिए, और ये अपरूपण विकृति की दर होती है वी अपॉन एल, द्रव प्रवाह का वेग और उसका एकांक लंबाई में द्रव प्रवाह का वेग, इस तरह से। अब इसको हम जमा के लिखें तो ए नीचे आ जाएगा और ये जो एल है ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पॉज होता है, पॉइजली पी एल से इसको दर्शाते हैं। चलिए अब हम 20वां प्रश्न देख लेते हैं इसका। तो 20वां प्रश्न है सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित कर लीजिए। तो चलिए इसका देख लेते हैं 20वां प्रश्न। तो सरल लोलक की परिभाषा देखते हैं। एक भारी बिंदु द्रव्यमान को भारहीन अवितान्य धागे से लटकाकर घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करते हैं, इसे सरल लोलक कहते हैं। तो एक भारी बिंदु द्रव्यमान का मतलब होता है एक गोला, एक छोटा सा गोला हम जो है वो द्रव्यमान है जिस, ठीक है, और उसको एक रस्सी से लटकाते हैं, जिसकी रस्सी भारहीन होती है, उसका भार नहीं होता, अवितान्य होती है, उसको खींचा नहीं जा सकता है, और घर्षण रहित है, माने ऐसी व्यवस्था करते हैं कि घर्षण ना हो, तो ऐसी निकाय को ही हम क्या बोलते हैं, सरल लोलक। तो एक भारी बिंदु द्रव्यमान को भारहीन अवितान्य धागे से लटकाकर घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करते हैं, इसे क्या कहते हैं, सरल लोलक। चलिए अब सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक देखते हैं। तो सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं, तब फिर यहाँ पर समझ में आएगा कि ये क्या है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सरल लोलक है। तो सरल लोलक में इस लोलक का द्रव्यमान कितना हो गया, m हो गया। इस पर जो तनाव, डोरी का तनाव होगा ऊपर की ओर लगेगा, इसका ये mg cos थीटा। इसका भार है mg, इसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, mg sin थीटा और ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो इस तरह से हम दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। इसका कोण कितना हो गया, थीटा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, माना लोलक का द्रव्यमान कितना है m, धागे की लंबाई कितनी है l, और अल्प कोण थीटा पर हम इसको विस्थापित करते हैं, तो इसमें कितने कितने बल काम करते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ देख लेते हैं डोरी का तनाव क्या है, t है, तो ये डोरी का तनाव क्या हो जाएगा, t, जो ऊपर लिखा था उस तरह से। सरल लोलक का भार कितना है, mg है, और इसको दो घटकों में वियोजित कर लिए हैं, एक हो गया mg cos थीटा और एक हो गया mg sin थीटा। अब यहाँ पर जो mg cos थीटा है वो डोरी के तनाव को संतुलित करता है, लेकिन mg sin थीटा जो है प्रत्यानयन बल लगाता है। प्रत्यानयन मतलब इसको वापस लेकर के यहाँ आता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F इक्वल टू mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा, क्योंकि ये इस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर F जो है प्रत्यानयन बल हो गया और माइनस mg sin थीटा उसका घटक है जो इसको प्रत्यानयन बल प्रदान करता है। अब चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आगे का हिस्सा देख लेते हैं, आगे का हिस्सा क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ F जो है, F का सूत्र होता है ma, तो यहाँ ma लिख दिए, यहाँ mg थीटा लिख दिए। यदि कोण अल्प है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, mg थीटा लिख दिए हैं। अब ये m इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हम जो है जब हम विस्थापन निकाल रहे थे सरल आवर्त गति में, तो सरल आवर्त गति में विस्थापन, वेग, त्वरण ये सब निकालें तो ये त्वरण का व्यंजक होता है। तो यहाँ पर m एक ही जगह पर ये रख दिए हैं। फिर यहाँ mg हो गया, थीटा का मान होता है क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप x है और त्रिज्या उसकी माने धागे की लंबाई कितनी है, l है। तो यहाँ बता सकते हैं a का मान ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखें, थीटा का मान x अपान l लिखें। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें कट रही हैं, तो यहाँ पर m और m कट जाएगा, यहाँ से x और x कट जाएगा। अब हमको यहाँ ओमेगा निकालना है, यहाँ से माइनस और माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ g अपान l बचा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो ओमेगा होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई f, तो अंडर रूट g अपान l और ओमेगा की जगह ये रख देंगे। अब हमको न्यू का मान निकालना है, तो 2 पाई को बटे में रख दिए हैं। तो इस तरह से हम ये निकालिए, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई g अपॉन l। अब हम यहाँ जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है, व्युत्क्रम होती है, माने आवर्तकाल और आवृत्ति में हम संबंध भी निकाल चुके हैं। तो उसका मान 1/t होता है, तो 1/t लिख दिए, 2 पाई और g अपॉन l लिख दिए। अब हम देखते हैं इसका लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप कैसा है, यहाँ पर हमको इसको उल्टा कर देना, t को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो ये t को ऊपर लिखेंगे तो ये सारा चीज़ भी उल्टा हो जाएगा, 2 पाई ऊपर चला गया, यहाँ l ऊपर चला जाएगा, g नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसके आवर्तकाल का हमको व्यंजक निकालना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अंतिम क्वेश्चन है अथवा वाला। अप्रगामी तरंगें किन्हें कहते हैं, दो सिरों से पर परिबद्ध तंत्र डोरी के लिए प्रसमान विधा का सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसमें अब हम देख लेते हैं क्या है ये।
तो 20वां प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है अप्रगामी तरंग। जब समान आयाम और समान चाल की दो तरंगें विपरीत दिशा में गमन करती हैं और अध्यारोपित होती हैं तो अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें दो सीमाओं के बीच ही परिबद्ध रहती हैं। तो इस तरह से अप्रगामी तरंग की परिभाषा है। इसके बाद दो सिरों से परिबद्ध तनित डोरी के लिए प्रसामान्य विधा हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तनित डोरी की लंबाई तरंग दैर्घ्य के 1/2 के पूर्ण गुणज होती है। तो यहाँ से L = n λ/2, n माने पूर्ण गुणज हो गया, लैम्डा बटे मतलब 2 का तरंग दैर्घ्य हो गया। अब कंपन की प्रथम विधा निकालते हैं इसके कि पहली बार कंपन होगा तो कैसा होगा। तो यहाँ मान लेते हैं प्रथम विधा में L = 1, क्योंकि ये जो सूत्र है n का मान हम क्या रख लिए 1 और ये λ1/2 पहली तरंग उसमें बनेगी। तो हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये λ1 का मान हो गया 2L। अब हमको इसकी आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति का सूत्र होता है वेग बटे λ1। तो यहाँ v की जगह v रख दिए, λ1 का मान कितना आया था 2L यहाँ पर उतार दिए हैं। इसके बाद जो v का मान होता है ये तनित डोरी का वेग जो होता है √2/μ होता है। तो ये हम यहाँ पर t/μ होता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब कंपन की द्वितीय विधा करते हैं तो फिर से यही सूत्र लगा देंगे। तो सिर्फ क्या करना है, जो वहाँ पर हम 1 लिखे थे उसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 2। बाकी सारी चीज़ें वहीं लिखना है। तो दूसरी तरंग दैर्घ्य है तो λ2 लिख दिए, इसका मान निकालेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L। अब इसके संगति आवृत्ति निकालना है। तो यही सूत्र F2 = v/λ2। λ2 का मान L है तो L रख दिए, v का मान क्या होता है ये वाला, तो ये लिख दिए। अब कंपन की तृतीय विधा भी निकाल लेते हैं। यदि कंपन की तृतीय विधा निकालेंगे तो वही सूत्र रहेगा। फिर से इस बार हम जहाँ 1 था या 2 था उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और यहाँ ये 2 तो पहले से था, यहाँ 3 लिख दिए हैं। अब 3/2 हो गया तो यहाँ पर हमको लैम्डा निकालना है, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3L इस तरह से। अब फिर F3 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखे λ3 का मान कितना है ये है, तो इसको हम यहाँ पर रख दिए 3/2L हो गया। v का मान सब में वही लिखना है √2/μ। इस तरह से हम निकालेंगे। इस तरह से हम ये तीसरी विधा भी निकाल लिए हैं। अब कंपन की इसी तरह से NV विधा निकाल लें, सामान्य निकाल लें। तो यहाँ पर अब जैसे 1 2 3 लिख रहे थे तो वहाँ n लिख देंगे, तो यहाँ भी n लिख देंगे। तो इस तरह से 1/n आ जाएगा। और यदि हम v/λn लिख देंगे, इसका मान रख दिए हैं λn का, तो यहाँ रख दिए हैं, n ऊपर चला गया, l नीचे आ गया, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आवृत्तियाँ होती हैं वो प्रथम आवृत्ति के पूर्ण गुणज के बराबर होती हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर प्रसमान विधा उसकी निकालना है। तो ये पूरे आंसर हैं, अच्छे से हैं, और साथ में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से देखें, इनकी तैयारी करें। धन्यवाद।